आधी दुनिया में इस वक्त जंग चल रही है, लेकिन इंडिया अगर किसी चीज़ के लिए अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो है धुरंधर पार्ट 2 के लिए। एंड इसी कारण की वजह से आज के स्टूडियो में मैं धुरंधर पार्ट 1 में जो भी इंसिडेंट्स घटे हैं या फिर जो भी इवेंट्स हुए या फिर कह सकता हूँ धुरंधर 1 की पूरी स्टोरी को इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि धुरंधर पार्ट 2 को देखने से पहले हमें ये पूरी तरीके से आइडिया हो जाए कि धुरंधर 1 में क्या क्या चीज़ें हुई थी एंड किस तरीके से धुरंधर पार्ट 2 की स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है आगे। इसलिए चलिए बिना वक्त गवाए हम आते सीधा मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, इस फिल्म की शुरुआत होती है चैप्टर 1 के साथ, जिसका नाम रखा गया है द प्राइस ऑफ पीस। एंड यहाँ पर हम देखते हैं टाइमलाइन 1999 का, जहाँ पर अजय सनेम का कैरेक्टर खड़ा है कांधार में, जो कि पड़ता है अफगानिस्तान में। एंड यहाँ पर हमें बताया जाता है IC-814 प्लेन के हाईजैकिंग के बारे में एंड किस तरीके से इस एक हाईजैकिंग में छोड़े गए बाकी सारे टेररिस्ट की वजह से आगे भी इंडिया में एक मेजर डेडली अटैक देखने को मिला था। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि IC-814 के अटैक के बारे में अजय सन्याल ने कि इस हाईजैक के बाद में अगेन से और भी हमले हो सकते हैं इंडिया में, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट दे हैव टू टेक सम सीरियस मेजर्स। बट वैसा कुछ होता नहीं है एंड आगे हमें देखने को मिलता है साल 2001, जहां पर 13 दिसंबर को इंडियन पार्लियामेंट में हमें एक डेडली अटैक देखने को मिला था, जहां पर अगेन से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान भी गई थी। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि फाइनली, जैसा आगे अजय सन्याल भी कहते हैं कि कभी कभी धैर्य का टूटना भी जरूरी है। एंड उसके बाद आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि फाइनली अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया है कि दे आर गोइंग टू फाइनलाइज दी ऑपरेशन धुरंधर। भले इस चीज़ में वक्त लगेगा, लेकिन जैसा हम कहते हैं ना कि कहीं शुरुआत तो करनी ही होगी एंड ये शुरुआत यहीं से हुई है। और उसके बाद ये चैप्टर एंड होता है एंड हमें देखने को मिलता है चैप्टर 2, जिसका नाम रखा गया है स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज, जहाँ पर हमें एक बहुत ही नॉर्मल से इंट्रोडक्शन सीन दिया जाता है ऑफ रणवीर सिंह, हु इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ हमजा अली मजारी, जो कि हमें पता है कि ऑलरेडी एक अंडरकवर स्पाई एजेंट है एंड वो अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में घुसता है एंड फिर पाकिस्तान में जाने के बाद वो पहुंचता है शहर लियारी, जहां पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक तरीके से नुआइना कर रहा होता है, हर एक डिटेलिंग ले रहा होता है। जिस तरीके से आदित्य धर ने इस फिल्म में पीक डिटेलिंग की है, ठीक उसी तरीके से रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली मजारी हर एक चीज पर नजर रखते हुए आगे बढ़ते जाता है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा पोस्टर देखने को मिलता है ऑफ रहमान बलोच एंड उजैर बलोच। एंड फाइनली वो जाके पहुंचता है आलम भाई के जूस दुकान पर, जहां पर आलम भाई उसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के बाद, जो कि सच में एक बहुत ही ब्रूटल टेस्ट भी था, वो उसे अपने जूस सेंटर पर रख लेते हैं एंड वहां पर वो उसके रेज को कंट्रोल करना, उसके गुस्से को कंट्रोल करना एंड पेशेंस रखना, ये सारी चीजें उसे सिखाते हैं। एंड यहाँ पर काम करते करते 1 साल बीत जाता है, बट कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। एंड हम जानते हैं कि 1 साल क्या कई साल बीत सकते हैं एंड फिर भी हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन एक स्पाई का काम ही यही होता है कि उसे पेशेंस रखना है। एंड अपने लाइफ के बारे में भी कुछ इंसिडेंट्स वो शेयर करते हैं विद हमजा अली मजारी, जब वो जाते हैं वाशमा बस्ट के टी स्टॉल पर या कहते हैं टी शॉप पर। एंड यहाँ पर थोड़े मोड़े कन्वर्सेशन के बाद ये चैप्टर भी एंड होता है एंड उसके बाद आता है चैप्टर 3 हमारे सामने, जिसका नाम रखा गया है द बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी। यहाँ पर सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रहमान डकैत के बाप से, बाबू डकैत। और उसके बाद एक सीन आता है रात का, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक और अंडरकवर एजेंट है जो कि रहमान डकैत की अपोजिट गैंग, जिसे हम कहते हैं पठान गैंग, जिसे चलाते हैं बाबू डकैत और अरशद पप्पू, उनकी गैंग में हमारा एक और अंडरकवर स्पाई एजेंट ऑलरेडी काम कर रहा होता है। एंड वो इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि कल कि रहमान डकैत के बड़े बेटे की दोस्त की शादी है, तो वहाँ पर रहमान डकैत का बड़ा बेटा आएगा ही आएगा और वहाँ पर उस पर हमला भी होने वाला है, जो कि करने वाले हैं पठान गैंग के लोग ही। एंड अब हमजा का मिशन है कि उसे रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाना है, ताकि वो रहमान डकैत की नज़र में आ जाए एंड अल्टीमेटली उसके गैंग में भी शामिल हो जाए। एंड उसके बाद ये मिशन शुरू होता है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर हमजा अली मजारी रहमान डकैत के बड़े बेटे को नहीं बचा पाता है। लेकिन उस पार्टी में रहमान डकैत का छोटा बेटा भी था, वो उसे भले बचा लेता है, लेकिन बड़े बेटे की कुर्बानी दे दी जाती है। और उसके बाद फाइनली हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलता है रहमान डकैत का इंट्रोडक्शन, विच वॉज कोल्ड एज वेल एज लीथल विदाउट एनी वॉयलेंस। जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले रहमान बलोच के नाम से, उसके बाद रहमान डकैत के नाम से। एंड इस सीन में हमें कई सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। जैसे सबसे पहले रहमान डकैत के बाद हम देखते हैं इस कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर को, जो कि है एक पॉलिटिशियन, जिनका नाम है जमील जमाली। और यहीं पर हमजा अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है रहमान डकैत के सामने, जहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम हमजा रहमान की नज़रों के सामने आता है। जिस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करता है रहमान के सामने कि रहमान उनके रहगुजर है, रहमान उनके मालिक है, रहमान उनके राजा है, रहमान उनके बादशाह है, तो ये सारी चीजें सटल वे में ही रहमान को हिट कर जाती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि हाँ, हमजा हैज ऑफिशियली जॉइंड द टीम ऑफ रहमान, तो कह सकते हैं कि टीम ऑफ बलोच, जहाँ पर हमजा भी खुद को एक बलोच के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। एंड जैसे हम जानते हैं कि रहमान ऑलरेडी एक बलोच है, या कह सकते हैं कि वहाँ का बादशाह भी है। उसके बाद अपनी बीवी थप्पड़ खाने के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जमील जमाली अभी भी अपनी मैनिपुलेशन में लगा हुआ रहता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें बरियल देखने को मिलता है
एंड उसके बाद रहमान डकैत का जो कज़न भाई है जिसका नाम है उज़ैर बलूच, वो अपने धंधे से रहमान डकैत के बारे में एंड अपने पूरे गैंग के बारे में सारी चीज़ें हमजा अली मज़ारी को बताता है। और उसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन सीन देखने को मिलता है जिसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से किया जाता है, जहाँ पर रहमान अपने बड़े बेटे की मौत से बहुत ही ज़्यादा दुखी है एंड एक तरीके से गुस्से में भी है एंड वो उसी का बदला लेना चाहता है एंड इसी बदले को फ्यूल करता है हमजा विद वर्ड्स। एंड हम कह सकते हैं कि हमजा की बातों से खुश होकर या फिर एक तरीके से मैनिपुलेट होके फाइनली रहमान इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि ही विल टेक हिज रिवेंज एंड फिर अपने बाप को बीच चौराहे पे मारने के बाद फाइनली ये चैप्टर भी एंड होता है, जहाँ पर इस चैप्टर के एंड होते होते तक ये बता दिया जाता है कि अब लियारी में केवल बलोचों की हुकूमत होगी। और फिर इस चैप्टर के एंड होने के बाद हमें अगला चैप्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है चैप्टर 4 बुलेट एंड रोजेस, जो कि काफी ज्यादा मजेदार चैप्टर भी हम कह सकते हैं इस स्टोरी का, जहाँ पर हमें फॉर द फर्स्ट टाइम यलीना के कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि होती है जमील जमाली की बेटी। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आफ्टर किलिंग बाबू डकैत, रहमान डकैत की पॉपुलैरिटी में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बल्कि लोग अब तो और रहमान डकैत से प्यार करते हैं। एंड यही चीज कहीं ना कहीं जमील जमाली को खटकने लगती है। एंड हाँ, इस सीन में हमें 2 और कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिन्हें हम कह सकते हैं खनानी ब्रदर्स। और उसके बाद इस रैली के सीन के बाद हम देख सकते हैं हमजा अगेन अपने मैनिपुलेटिव ट्रिक्स पे लगा हुआ है, जहाँ पर वो उज़ैर बलोच और रहमान बलोच को ये बात याद दिलाता है या फिर उनके दिमाग में पुट कर देता है कि उन्हें खनानी ब्रदर्स से हाथ मिला लेना चाहिए ताकि उनका धंधा आगे और बढ़े। और इसके बाद ही रहमान उसकी इस बात से खुश होकर उसे कुछ पैसे और एक बाइक गिफ्ट करता है। इसके बाद वो इस पैसे और इस बाइक से जाता है और कुछ नहीं बल्कि हनी ट्रैप करने के लिए जमील जमाली की बेटी यलीना जमाली को। और इस छोटे से इनोसेंट और रोमांटिक सीन के बाद आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और हमजा अली मज़ारी एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर नकली नोटों का धंधा हो रहा होता है, जिसके बारे में हमें एक और सीन में बताया जाता है जहाँ पर हमें कन्वर्सेशन दिखते हैं बिटवीन अजय सनियाल एंड हिज कलीग। एंड इसी फैक्ट्री वाले सीन में जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि कई सारे इंडियन नोट्स यहाँ पे मतलब नकली नोट यहाँ पे छप रहे हैं। और उसके बाद इसी फैक्ट्री के एक ऑफिस में हमें कई सारे और कैरेक्टर्स मिलवाया जाता है। यहाँ पर खनानी तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा और भी कई सारे टेररिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सारे टेररिस्ट में एक ऐसा कैरेक्टर भी फाइनली आता है जिसका वेट हमें काफ़ी वक्त से था इस फिल्म में। एंड यस, फाइनली हमें देखने को मिलता है द कैरेक्टर ऑफ मेजर इकबाल, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर है इस कहानी का। तो यहाँ पर मीटिंग करने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि रहमान मेजर इकबाल को असला और बारूद ला कर देगा, जिसे वो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा हमला करने में इस्तेमाल करेंगे। बट वो हमला कौन सा होने वाला है उसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर मीटिंग कंक्लूड करने के बाद कई सारी बातें खनानी को चुप जाती है। जैसे एक बात जो रहमान डकैत यहाँ पर कह के जाता है कि जहाँ पर ये बताता है कि उससे जो भी किया गया है वादा उसे लायक निभाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। और उसी के बाद इसी बात से खफा होकर खनानी लगा देता है कॉल किसको, जमील जमाली को। एंड जमील जमाली फाइनली बोलता है कि अगर रहमान डकैत जैसे शैतान को काबू में करना है तो जिन को तो आज़ाद करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद ही ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। एंड अगला चैप्टर में देखने को मिलता है जिसका नाम है चैप्टर 5 द जिन। और हम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एसपी चौधरी असलम के कैरेक्टर से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सीन होता है जहाँ पर वो 3 बलोचों को मारता है। एंड इस सीन से कुछ सारी बातें हमें बता दी जाती है अच्छी तरीके से एसपी चौधरी असलम के कैरेक्टर के बारे में, जहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये है कि एसपी चौधरी असलम बलोचों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। एंड दूसरी ये चीज़ कि एसपी चौधरी असलम के लाइफ में कुछ और इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि आखिर में वो बलोचों से इतनी नफरत क्यों करता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसके मंगेतर का एक अफेयर था एसपी चौधरी असलम की टीम के ही एक पार्टनर के साथ जो कि एक बलोच था। एंड यहाँ से ही उसकी बलोच वालों से नफरत शुरू हुई थी। एंड इसके बाद ही जब एसपी चौधरी असलम अपने काम को निपटा के जा रहा होता है तो कॉल आता है जमील जमाली का, जिसका नाम उसने अपने पोएम सुअर नाम से सेव किया है। एंड उसके बाद एसपी चौधरी असलम और जमील जमाली के बीच में एक मीटिंग होती है जिसका फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि एसपी चौधरी असलम अपना एक अलग पुलिस हेडक्वार्टर बनाएगा एंड वो किसी भी तरीके से रहमान डकैत को मिटा देगा। इसी मीटिंग के बाद हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पर हमें एक छोटा सा रोमांटिक हिस्सा भी दिखाया जाता है इस फिल्म का, जहाँ पर भले हमें पता है कि हमजा जो है वो हनी ट्रैप कर रहा है यलीना जमाली को, बट वो ट्रिक काम आते हुए नजर आती है। एंड उसी के बाद चैप्टर 5 यहाँ पे एंड होता है और हमें आगे देखने को मिलता है चैप्टर 6 जिसका नाम रखा गया है दी डेविल्स गार्डियन। और यहाँ पे डेविल कौन है, रहमान डकैत, और गार्डियन कौन है, हमजा अली मज़ारी। और वो कैसे, वो हमें आगे देखने को मिलता है। यहाँ पर रहमान डकैत की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और असला और बारूद को पहुंचाने के लिए रहमान और उज़ैर को जाना पड़ता है,
जहाँ पर हमें आगे पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप था, क्योंकि आगे एसपी चौधरी असलम रहमान को उठाकर ले जाता है एंड वहीं दूसरी तरफ मेजर इकबाल को पता चल गया था कि कुछ लोग हैं, या फिर हम कह सकते हैं हिंदुस्तानी काफिर, जिस तरीके से इस फिल्म में उन लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। इसके चलते मेजर इकबाल ने अपने उस ऑलरेडी प्लान को थोड़ा स्किप कर दिया है एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है इंटरवल, और इंटरवल के बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस अंडरकवर स्पाई एजेंट को ट्रीट किया जा रहा है मेजर इकबाल के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है एंड मैं उसे यहाँ पे नहीं दिखा सकता। उसके बाद इस चीज़ को विटनेस करने के बाद हमजा अली मज़ारी और उज़ैर बलोच वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक फ़ोन आता है डोंगा का, जो उन्हें बता रहा होता है कि रहमान भाई को एसपी चौधरी असलम उठा कर ले गया है। एंड यहाँ पर से एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सीन शुरू होता है, जहाँ पर वापस घर में जाने के बाद अखलाक, जिसने कुछ मिलाया था खाने में, जिसके चलते रहमान डकैत की बेटी की तबीयत बिगड़ी थी एंड उसे अकेले जाना पड़ा था, उसे मार कर पीट कर सच उगलवा दिया जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है एंड हाथ निकलता है अरशद पप्पू का। एंड हमें अरशद पप्पू, जमील जमाली और एसपी चौधरी असलम का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस पूरे प्लान को तैयार कर रहे होते हैं। फिर किसी तरीके से हमजा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जमील जमाली की बेटी का इस्तेमाल करके रहमान भाई को फाइनली बचा लेता है एंड वो अगेन रहमान का बहुत ही ज़्यादा करीबी बन जाता है। लेकिन हमें पता है कि इस कहानी में हर एक चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है एंड ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर भी एंड होता है और इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम रखा गया है दी बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब आपके किसी छोटे से डिसीजन या फिर किसी छोटे से एक्शन की बदौलत आगे चल के वो चीज़ एक मेजर इवेंट के तौर पे सामने आती है, जहाँ पर हमजा रहमान को बचा लेता है और असला और बारूद भी पहुँचा देता है, और उसी की बदौलत हमें आगे देखने को मिलता है कि डेडली 2611 अटैक्स, जिसके बाद इस फिल्म की पूरी कहानी बदल जाती है। अब इस बहुत ही बड़े धोखे, या फिर कह सकता हूँ इस बहुत ही बड़े डेडली अटैक के बाद हमजा का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है एंड वो अपने प्लान को वापस से बनाना शुरू करता है, जहाँ पर सबसे पहले जमील जमाली का भरोसा जीतता है और उसकी बेटी से शादी कर लेता है, और उसके बाद वो अपनी डायरी में बहुत सारे लोगों का नाम लिखता है जिसे उसे ख़त्म करना है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रहमान डकैत का। और उसके बाद ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड हो जाता है और हमें फाइनल चैप्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम रखा गया है एड टू ब्रूटस, जो कि शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस नोवेल जूलियस सीजर से उठाया गया है। उतना डीप मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी सीधा कहानी पे रहता हूँ, जहाँ पर सबसे पहले रहमान उज़ैर को भेज देता है, कहाँ पर, असला और बारूद की डिलीवरी के लिए, जिसके बारे में उज़ैर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आफ्टर ऑल ही वॉज ऑल हाई। और फिर ट्रैफिक में अचानक से टर्न लेने के बाद वो चला जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर रहमान के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, बस गाड़ी में वो है, डोंगा है और 2 और साथी अलॉन्ग विद हमजा। एंड यहीं पर जब रहमान को लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, तो वो हमजा को कहता है गाड़ी रोकने, और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जमील जमाली, एसपी चौधरी असलम और हमजा अली मज़ारी तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो किस तरीके से रहमान डकैत को मारेंगे। एंड उसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसका फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि रहमान डकैत को गले में गोली मार दी जाती है, बट वो जिंदा रहता है, क्योंकि अभी भी हमजा अली मज़ारी को अपना कवर ब्लो नहीं करना है, उसे वो नाटक चालू रखना है। एंड वो किसी तरीके से रहमान डकैत को हॉस्पिटल लेके आता है, जहाँ पर फाइनली रहमान डकैत मर जाता है, और इसी तरीके से हमजा 2611 के पहले जिम्मेदार आदमी को फाइनली उसके मुकाम तक पहुंचाता है। और उसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2002 का, एंड हमें ऑपरेशन धुरंधर के बारे में बताया जाता है। एंड वहाँ पर हमें पहली बार ये भी पता चलता है कि हमजा का असली नाम क्या है, एंड वो नाम है जसकीरत सिंह रांगी। एंड हमें भले फिल्म के थ्रू आउट सीन्स में ऐसे कई सारे सीन्स को दिखाया गया था, जहाँ पर हमें पता चल रहा था कि हाँ, जसकीरत सिंह रांगी मतलब जो कि हमजा अली मज़ारी अभी है, उसके पास्ट में भी कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक इवेंट्स हुए हैं, लेकिन उसे हमें पार्ट 2 के लिए बचा के रखा गया है। एंड इस चैप्टर का एंड होता है इस चीज़ के साथ, जहाँ पर हमजा अली मज़ारी रहमान डकैत के नाम को काट रहा होता है, एंड वो स्क्रीन की तरफ देखता है, मतलब डायरेक्टली हमारी तरफ देखता है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, एंड हमें देखने को मिलता है धुरंधर का टाइटल कार्ड। एंड यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। हाँ, भले इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। और अब इसके बाद यहीं से शुरू होगी धुरंधर पार्ट 2 की स्टोरी, जो कि कल तो मैं देखने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगा कि मुझे वो मूवी कैसी लगी। बट आज के लिए बस इतना ही।